हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज ये इंग्लिश मीडियम का ये कुछ क्लासेस बीएसटी स्कूल ये मैं लेने वाला हूँ। तो इंग्लिश मीडियम में अपने लोग बीएसटी में कहाँ तक पढ़ चुके थे, एक बार गो थ्रू करते हुए फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या देखा था, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। क्या देखा था, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद प्रोसेस, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ये तीनों देखा था। ये तीनों पॉइंट क्या होते हैं, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, क्या इंटर रिलेशनशिप एवं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये होता है प्रोसेस। इफेक्टिवनेस में क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, और इफिशिएंसी में कंप्लीशन ऑफ वर्क विथ मिनिमम कॉस्ट। ये तीन होता था और ये तीन मिलकर के क्या बनता था अपना मैनेजमेंट। क्या लिखा था मैंने, प्रोसेस प्लस इफेक्टिवनेस और प्लस इफिशिएंसी, ये तीनों मिलकर क्या होता था मैनेजमेंट। यही देखा था। उसके बाद एक अगला टॉपिक पढ़े थे, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, ये एक दूसरा टॉपिक था। और तीसरा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, ये एक तीसरा टॉपिक था। ये तीन टॉपिक अपने लोग देखे थे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट में मतलब मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या है, इसमें बहुत सारे बातें आई थी। तो ये सब चीज़ अपने लोगों ने देखा था। उसके बाद अगला टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट का। ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, कहते हैं किसी आदमी का स्वभाव कैसा होता है, ये कैसे पता करेंगे। तो उसका लक्षण क्या होता है, स्वभाव कैसा होता है। जैसे आप कहीं पे अगर लड़कियां दिखाए जाते हैं, जब शादी की बात होती है तो कैसा स्वभाव होता है, तो अगर देख करके आओ तो कैसा लड़का था या कैसी लड़कियां थी, ये सब चीज़ वहाँ पर देखने को तो क्या बोलेंगे, ये कि अगर नॉर्मली देखा जाता है तो क्या बोलते हैं अपने लोग कि मतलब सुंदर, सुशील, ऐसा कुछ वर्ड यूज करते हैं। तो वही बोलता है कि मैनेजमेंट की क्या लक्षण है, मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें इसके क्या लक्षण है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक अलग चीज़ है, यहाँ पे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहला कहता है मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, इसको मैं क्लियर करूँ, कि मैनेजमेंट का नेचर है आर्ट के जैसा। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, 3 पॉइंट है यहाँ पे। क्या सब, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। दूसरा, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। और तीसरा, मैनेजमेंट एज ए साइंस। ये 3 पॉइंट है मैनेजमेंट का नेचर के बारे में। अगर तो ये टॉपिक इसका है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ ठीक है। ये 3 टॉपिक देखें। सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ आपने मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो कैसे देखेंगे, सबसे पहले आर्ट क्या क्या चीज़ होता है, आर्ट में वो चीज़ देखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि क्या वो चीज़ क्या मैनेजमेंट पर भी अप्लाई होता है। अगर होता है तो हम मान लेंगे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे, नहीं मानेंगे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट में ये क्या सब है, क्या सब पॉइंट है, ये एक बार मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। आप लोग लिखेंगे, ये लिख लिए होंगे आप लोग। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, पहला है अपना एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज।
एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है। दूसरा है अपना पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन। तीसरा है अपना रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। चौथा है अपना बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है। तो ये कितने हुए? 4 हुए ना। तो ये 4 पॉइंट इसमें दिया हुआ है। उसके बाद आप आगे भी लिख ही लो, उसके बाद एक बार ही मैं सारा कोलैबोरेट कर दूंगा। मैनेजमेंट एज ए साइंस में देखो, मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि ये सब क्या करता है। पहला, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन। प्रिंसिपल based on repeated experimentation and observation। तीसरा, established cause and effect relationship। established cause and effect relationship। और फोर्थ, यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल। ये दो टॉपिक। उसके बाद ठीक है, ये दो टॉपिक। उसके बाद तीसरा, है अपना मैनेजमेंट एज ए साइंस हो गया, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। इसमें पॉइंट्स देखो। सबसे पहला, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। उसके बाद सर्विस मोटिव। तीसरा, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। फोर्थ, एथिकल स्टैंडर्ड। ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। और पांचवा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ठीक है,
ये सारे पॉइंट थे, इसको नोट डाउन करो आप एक बार। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ये मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो आर्ट में क्या खूबियां हैं, क्या खराबियां हैं, तो ये इस परिप्रेक्ष्य को हम मैनेजमेंट में डाल करके देखेंगे कि क्या आर्ट और ये मैनेजमेंट ये दोनों सेम ही है, या अगर ये सारा कुछ अगर जो भी पॉइंट मैंने लिखा है वो पॉइंट अगर आर्ट में भी होता है और क्या वही पॉइंट मैनेजमेंट में होता है। अगर होता है तो फिर हम मान लेंगे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, और अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे, नहीं मानेंगे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट है। तो पहला क्या है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट में कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब क्या, कि कोई अगर आप कोई भी काम करते हो, जैसे मान के चलो आप कोई भी काम आप ले लो लेकिन उससे पहले क्या होता है, नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब कुछ पढ़ के आते हो उसके बाद वो काम करते हो, ठीक है। तो वही कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जो भी काम आप कर रहे हो उस काम करने से पीछे क्या है, आप थ्योरी पढ़ के आए हो उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट करते हो, उस पर काम करते हो। तो यही हो गया, मैनेजमेंट में भी यही होगा, मैनेजमेंट में भी यही होगा, कुछ पढ़ के होता है, कुछ थ्योरी नॉलेज होता है, उसके बाद वो जो भी मैनेजर होते हैं वो आकर के वहाँ पर के काम संभालते हैं। तो ये चीज़ तो उसके परिप्रेक्ष्य में सच साबित होती है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। कहता है एवरी आर्ट इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज एरिया ऑफ मैनेजमेंट लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज। मैनेजमेंट प्रिस्क्राइब जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। मैनेजर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ दिस प्रिंसिपल। मतलब सिंपल सी बात ये क्या बोला कि चाहे आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो, या और भी किसी जनरल प्रिंसिपल, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, जनरल प्रिंसिपल जो भी होता है उसको आप रीड करके मतलब पढ़ के आए होंगे, उसके बाद आप यहाँ आकर के वो काम चालू करे होंगे। तो सिंपल सी बात बोलता है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। कोई भी काम आप करने आ रहे हो उस काम करने से पहले आपका कुछ न कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज का होना जरूरी है। उसके बाद कहता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनल एप्लीकेशन मतलब क्या, कहता है कि वो तो ठीक है, आपको एग्जिस्टेंस है, मतलब कुछ पर्सनल नॉलेज है, आपको पहले से कुछ नॉलेज है, पढ़ के आए हो कुछ, लेकिन फिर भी यहाँ पर पर्सनल एप्लीकेशन का मतलब कि जो भी मैनेजर आते हैं वो भी उसके पास भी कुछ अपना कैपेबिलिटी होता है, उस कैपेबिलिटी के हिसाब से वो उसमें कुछ चेंजेस ले आ सकते हैं, अपने हिसाब से काम करने का उनका एक तरीका होता है। तो उस तरीके की बात करता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन के माध्यम से। कहता है इन मैनेजमेंट एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड थ्योरी डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस एंड पर्सनल स्किल्स ऑफ मैनेजर। मतलब थ्योरी जो आप पढ़ के आए हो किस पर डिपेंड करता है, इन मैनेजमेंट एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल है, एंड थ्योरी डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस एंड पर्सनल स्किल्स ऑफ मैनेजर। द मैनर in which the principles are applied is left to the manager. Every manager has his own approach and style accordingly to try to solve managerial problem. मतलब मैनेजमेंट जो भी मैनेजरियल प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को उसको अब करने का एक अपना एक अलग अंदाज होता है, ठीक है। ये हो गया पर्सनलाइज एप्लीकेशन। उसके बाद रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच कहते हैं मैनेजमेंट हैज रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। आप मैनेजमेंट कर रहे हो, कुछ काम जो आपका ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कर रहे हो, तो कहता है मैनेजमेंट हैज ए रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ए मैनेजर अप्लाई हिज नॉलेज एंड पर्सनल स्किल टू अचीव क्रिएट रिजल्ट लाइक प्रॉफिट कमाने के लिए, आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, बाय कंबाइनिंग ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। ह्यूमन बीइंग भी चाहिए और आपका रिसोर्सेज भी चाहिए, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं कुछ हो नहीं रहा तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। आप जो भी काम करना चाहते हो उसमें एक रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। चाहे तो आपका रिजल्ट है प्रॉफिट कमाना, मोर प्रॉफिट, तो मोर प्रॉफिट पर काम करेंगे। अगर आपका काम है बिजनेस को बढ़ाना तो बिजनेस को बढ़ाने की काम करेंगे, बट रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। उसके बाद बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कहता है कुछ भी काम आप कर रहे हो तो उसमें प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे कहता है द आर्टिस्ट नीड कंटेंट प्रैक्टिस टू अचीव परफेक्शन इन आर्ट। एक आर्टिस्ट, जैसे मान के चलो कुम्हार की बात लेता हूँ मैं, जो कि मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनकी बात लेता हूँ। क्या होता है शुरू में कोई भी काम आप कर रहे हो, धीरे धीरे शुरू में क्या होता है किसी भी काम करने में आपको प्रॉब्लम आती है।
टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे उस काम अगर आप करते रहते हो तो क्या होता है, उस काम पर आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है। वो काम पहले अगर 10 मिनट में होता था, वो आप 5, 4, 3 मिनट में कर देते हो। ठीक है, तो क्या होता है, परफेक्शन आ जाती है। क्रिएटिविटी काम करते रहने से क्या होता है, आप मेच्योरिटी उस काम में आप मेच्योर हो जाते हो। ठीक है, तो यही कहता था, आर्टिस्ट नीड कंस्टेंट प्रैक्टिस टू अचीव परफेक्शन का। वो काम करते करते, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो वो काम करते करते उस काम को करने का आदी हो जाता है। इन आर्ट सिमिलरली इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट वन बिकम एफिशिएंट मैनेजर आफ्टर ए लॉन्ग प्रैक्टिस। Each student learn the principle of management but apply them differently depending upon one practice of this principle। ये क्या बोला, कहते प्रिंसिपल तो है तो ठीक है, बट आप जब काम करने लगोगे ना तो हो सकता है उससे आप डिफरेंट जाकर भी काम कर लोगे डिपेंडिंग अपॉन द प्रैक्टिस ऑफ दिस प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल पर जो आपने काम करा है उस पर डिपेंड करेगा। एंड वन क्रिएटिविटी टू प्रोड्यूस न्यू गुड्स एंड रेंडर न्यू सर्विसेज ए मैनेजर रिक्वायर इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी अलॉन्ग विद द यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो जो आप काम करते रहोगे, उस काम करते करते क्या हो जाएगा, आप उस पर मेच्योरिटी प्राप्त कर लोगे, मेच्योर हो जाएगा उस काम करने में। फिर आप हो सकता है कि आप अपने हिसाब से उस काम को, जो भी प्रिंसिपल है तो ठीक है, बट उससे अलग होकर भी कुछ काम आप कर सकते हो। उसके बाद मैनेजमेंट एज ए साइंस, ये तो आपका क्या था, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ये तो मिट गया मैंने। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट में ये सारी सिचुएशन थी। तो पहला क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, दूसरा पर्सनलाइज एप्लीकेशन, तीसरा रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, चौथा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये 4 पॉइंट थे। उसके बाद देखेंगे हम मैनेजमेंट एज ए साइंस के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि ये क्या बोलता है। कहता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। कहता है साइंस की जब बात करते हो ना तो एक बॉडी होता है, वो सारे प्रिंसिपल उसके जो भी कुछ, तो वो सब सारी की बात करता है। कहते हैं सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में कहते हैं मैनेजमेंट लाइक साइंस एज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल एंड टेक्निक। दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन पास्ट इवेंट में बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ स्पेसिफिक एक्शन। मतलब पास्ट इवेंट को देखते हुए हम क्या करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं और स्पेसिफिक जो भी अपना रिजल्ट होता है उस रिजल्ट पर चले जाते हैं। स्पेसिफिक एक्शन जो भी काम करना होता है वो काम करते हैं। कहते हैं सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब जैसे मान के चलो इसरो है, क्या होते हैं इसको, जैसे अपने देश का इसरो है, अमेरिका का कुछ और, नासा, ये क्या होता है, बॉडी है ना, सिस्टमेटिक बॉडी है ना, वहाँ पे बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं, जो भी वैज्ञानिक है वो काम कर रहे हैं। तो यही सब बोलता है कि सिस्टमेटिक एक बॉडी होना चाहिए, वो उस हिसाब से पहले अपने पास्ट को देखते हुए कि पास्ट में मैंने क्या गलती करा, क्या कुछ करा, उसको देखते हुए कोई भी एक्शन करते हैं। उसके बाद जैसे चंद्रयान 2 पहली बार में क्या हो गया, फेल हो गया, फिर 3 लॉन्च हुआ, जो भी कुछ, तो ये क्या होते हैं, फिर पिछले वाले की गलती सुधार करके हम क्या करते हैं, आगे सही कर लेते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। कहता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। आप जैसे मान के चलो, थोड़ी देर के लिए आप मानो कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, क्या वो एक आदमी ने अकेला दे दिया था, एक दिन में दे दिया था, कि उस पर भी कुछ ना कुछ तर्क वितर्क हुए होंगे, डिस्कशन चला होगा कि आखिर ये क्यों होता है, फल अगर नीचे गिरता है तो ऊपर क्यों नहीं चला जाता, ऊपर भी चला जा सकता है, क्यों नहीं गया, तो बहुत सारे दिमाग लगाए होंगे उस पर। फिर लास्ट में उन्होंने दिया, ये थ्योरम दिया होगा या जो भी गुरुत्वाकर्षण का बल का सिद्धांत दिया कि नहीं यहाँ पर ये सारी सिचुएशन है। तो उसी तरह अगर आप मैनेजमेंट में भी देखो तो यहाँ भी ये सिचुएशन है। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ रिपीट, एक तो हो गया ना एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। वो कैसे आया, लगातार कुछ न कुछ काम करने से आया, कितना शोध किया होगा तब ये ऐसा कुछ हुआ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। वही बोलता है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट इन वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। द फैक्ट ऑफ मैनेजमेंट आर कलेक्टेड आफ्टर ईयर ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बाद एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कारण और परिणाम, अगर कुछ परिणाम है तो उसके पीछे कुछ कारण भी होगा। अगर फल ऊपर से नीचे गिरा तो ये क्या है, कारण है। इसका परिणाम क्या था कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था इसके पीछे, तब वो नीचे गिरा। अगर ये नहीं होता तो ऊपर चला जाता। अपने लोग मतलब हवा में क्या करते, तैरते रहते, जैसे पंछी सब उड़ता है उसी तरह अपने लोग उड़ते, अंतरिक्ष में जाकर के देखो, वो ऐसे ही आदमी शून्य है, कुछ नहीं है, जहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण होता है तब तो वेट होता है, हम नीचे मतलब
अटके रहते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण न हो तो पृथ्वी अपनी तरफ कुछ खींचेगा ही नहीं, तब तो फिर हम लोग हवा में उड़ते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में मैंने क्या बताया कि कुछ कारण होते हैं, उसके कुछ परिणाम होते हैं। या चाहे किसी परिणाम के पीछे कोई कारण होता है या किसी कारण के आगे कुछ परिणाम होता है। उसके बाद यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं जो भी, जैसे अभी अब ये गुरुत्वाकर्षण चल रहा था तो इसी की बात करते हैं। कहते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या इंडिया में है, अमेरिका में नहीं है, या इंडिया में है किसी और कंट्री में नहीं है, हर जगह है, यूनिवर्सल है। ठीक है। तो कहता है कि ये भी यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट भी जब अगर यहाँ लगता है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का वही प्रिंसिपल वहाँ पर भी लगेगा। बट हाँ, अब यहाँ पर ये बात आती है कि उतने जो भी रिस्ट्रिक्ट नहीं है, जैसे साइंस में जो रिस्ट्रिक्ट है ना उतना रिस्ट्रिक्ट नहीं है ये मैनेजमेंट का। थोड़ा बहुत हम इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार पढ़ देता हूँ मैं। कहते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर रिलेवेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल। द मैनेजरियल प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड एनीवेयर इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हर जगह लगेगा और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लगेगा। बट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। जैसे प्रिंसिपल ऑफ साइंस का जितना रिस्ट्रिक्ट है उतना यहाँ पे नहीं है। दे हैव टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। हम अपने गिवन सिचुएशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं। कंक्लूजन जो है क्यों नहीं है ये ऐसा, कहता है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट इज मैन who is intelligent and sensitive being and whose conduct and behavior change according to the changing condition। जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती है उस हिसाब से क्या करता है वो, उसके पास स्किल होता है, उस स्किल को यूज करते हुए अपने आप को क्या करता है, चेंज कर लेता है। नो परमानेंट प्रिंसिपल लाइक द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कैन बी यूनिकेटेड इन रिलेशन to his conduct or behavior. Therefore, the science of management cannot be called a true or a perfect science, but it is called described as an applied science or an uncertain science। मतलब उतना नहीं होता जितना साइंस होता है, इसको हम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। उसके बाद तो क्या मैनेजमेंट एज ए साइंस वाला टॉपिक खत्म हो गया। क्या सब था, सबसे पहला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कोई सिस्टम है, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो इसरो का, नासा का, कोई एक बॉडी है बना हुआ। उसके बाद प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। कहता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन में ये बोलता है कि ये लगातार कुछ न कुछ करते रहने से हुआ है। आज अगर चांद पे अगर पहुँच गया है तो ऐसा थोड़ा ना कि एक दिन में पहुँच गया, इसके पीछे कितना रिसर्च रहा होगा, कितने काम करे होंगे तब पहुंचा है। उसके बाद इस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कहता है किसी कोई कारण है तो उसके कुछ परिणाम होंगे, कुछ परिणाम है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। ठीक है। यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल। अब यहाँ पे एक मेरे को आता है बात, कहता है यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्या बोला मैंने, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो कारण रहा होगा। ठीक है। तो वही बात है, तो अगर इफेक्ट है तो उसका कारण है और कारण है तो उसके इफेक्ट हैं, कुछ तो रीजन है बेवफा होने का। उसके बाद यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल, मतलब जो भी ये होगा ये हर जगह होगा बट उतने रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जितना कि साइंस है। उसके बाद बस ये 3-4-5 टॉपिक थे, 4 टॉपिक थे। उसके बाद मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। पहला है पॉइंट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर लो, आप CS की बात कर लो, आप ICMI की बात कर लो, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, अकाउंटेंट का। तो क्या है, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है ना। जैसे मान के चलो आप इसकी बात कर लो, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। आप जैसे वकील की बात कर लो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये क्या होता है, कुछ वेल डिफाइंड बॉडी, मतलब बॉडी ऑफ नॉलेज है, आपको इस चीज़ से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है। कहता है फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल मैनेजर वन हैज टू स्टडी मैनेजमेंट। दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड एट डिफरेंट प्रोफेशन इंस्टीट्यूट। जैसे अपना इंस्टीट्यूट क्या है, जैसे मतलब ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसका इंस्टीट्यूट क्या है, ICAI। ठीक है। तो क्या कहता है, वन हैज टू स्टडी मैनेजमेंट। दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड एट डिफरेंट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट थ्रू डिफरेंट बुक एंड जर्नल। बहुत सारे बुक पढ़ करके पढ़ना पड़ता है इसके प्रोसीजर, इससे गुजरने के लिए। ऑन दिस बेसिस मैनेजमेंट कैन बी एक्सेप्टेड एज ए प्रोफेशन। उसके बाद सर्विस मोटिव। ऐसा नहीं कि बस हम नॉलेज ले लिए बस हो गया, अब कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपका एक मतलब मेन
उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे को सर्विस देना है, सर्विस मोटिव। प्रोफेशन क्या करता है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है, सर्विस देता है। जैसे अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, सर्विस देता है। सीए क्या मतलब सीएस क्या करता है, सर्विस देता है। ठीक है, तो सर्विस मोटिव होना चाहिए आपको। द बेसिस मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व द सोसाइटी बाय रेंडरिंग कमिटेड एंड डेडिकेटेड सर्विस। ऐसा नहीं कि आपने आप जो सर्विस दे रहे हो वो कुछ गलत चीज़ का सर्विस दे रहे हो। आपको पूर्ण निष्ठा से पूरा डेडिकेटेड होकर के आपको सर्विस प्रोवाइड करना है। सोसाइटी बाय रेंडरिंग कमिटेड, जो भी आपने कमिट किया है। जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने बोल दिया कि मैंने बोल दिया कि आपको मैं सारा कुछ करवाऊंगा, जैसे कि अकाउंट्स में BST इतिहास जो भी कुछ जो भी मैंने आपको लोगों से कराया। अभी बोलने के लिए तो मैंने बोल दिया, बट बाद में मैं अगर मुकर जाऊँ तो क्या होगा, ये डेडिकेशन तो नहीं हुआ ना। ये अगर मैंने बोला है तो मैं करवाऊंगा, अगर नहीं करवाऊंगा तो मैं बोल दूंगा कि मैं नहीं करवाऊंगा, आप कहीं और देख लो। ठीक है, तो पूर्ण जो भी आप बोलोगे पूरा उसमें डेडिकेशन होना चाहिए। इन द सेम वे द बेसिस पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स स्टेटेड गोल्स एंड इज ऑटोमेटिकली सर्व सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग देम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। जो भी आप सर्विस दे रहे हो या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए और रीजनेबल कॉस्ट होने चाहिए। उसके बाद तीसरा, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। अभी पहला मैं यही बात किया हूँ, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कोई ना कोई बॉडी होता है। जैसे इंस्टीट्यूट अपना ICAI का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आप वकील के लिए चले जाओ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उसी तरह मेडिकल का भी कुछ ना कुछ होता होगा। इसी तरह CA CS जो भी प्रोफेशन है, उस हर प्रोफेशन का कोई ना कोई एक बॉडी होता है। उसी बॉडी के अंतर्गत आपको चल करके आपको उस लेवल पर पहुँचना है। कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ प्रोफेशन इज कंसिडर्ड इसेंशियल टू रेगुलेट एंड डेवलप द प्रोफेशनल एक्टिविटी। क्या बोला मैंने, ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ प्रोफेशनल इज कंसिडर्ड इसेंशियल टू रेगुलेट एंड डेवलप द प्रोफेशनल एक्टिविटीज। देयर आर सेवरल मैनेजमेंट एसोसिएशन इन इंडिया टू लाइक ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन एंड इंडियन मैनेजमेंट डेवलपमेंट एसोसिएशन। दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी मैनेज द कोऑर्डिनेट रिसर्च इन मैनेजमेंट। अब इन्होंने मैनेजमेंट के लिए बोला है कि क्या सब है मैनेजमेंट में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM। ठीक है, उसके बाद ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA, ये सब अपने देश में मैनेजमेंट के रिलेटेड संस्था हैं। उसके बाद इथिकल स्टैंडर्ड और कोड ऑफ कंडक्ट। इथिकल स्टैंडर्ड, अब ऐसा नहीं कि आप प्रोफेशन में जा रहे हो और अपना जो इथिकल स्टैंडर्ड है वो आप नहीं करोगे, मतलब उसको आप फॉलो नहीं करोगे। ठीक है, जैसे मेडिकल लाइन में ही चले जाओ, वहाँ भी कुछ ना कुछ इथिक्स है। आप प्रोफेशन मतलब मेरे CA वाले में ही चले जाओ तो इसमें भी कुछ ना कुछ इथिक्स है। तो उस इथिक्स जो भी इथिक्स है उसको आप फॉलो करते हुए काम करोगे। जैसे मान के चलो, मैं मेडिकल की लाइन बताता हूँ। अगर कोई फीमेल पेशेंट अगर है तो उसके साथ अगर चेक करने वाला वहाँ पे अगर फीमेल डॉक्टर नहीं है, तो अगर वो फीमेल डॉक्टर उसको चेक करने के लिए जाता है तो उसके साथ कोई ना कोई फीमेल रिप्रेजेंटेटिव उसके साथ जाना अनिवार्य है। ये भी इथिक्स है। अगर डॉक्टर की बात करें तो ये एक इथिक्स है। इसीलिए तो इस सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। उसके पास साथ में एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव जाना अनिवार्य है। आप अकेले में जाकर के उसको चेकअप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद इथिकल स्टैंडर्ड और कोड ऑफ कंडक्ट। यही इथिकल स्टैंडर्ड यही बोला मैंने, फॉर एवरी प्रोफेशन सम इथिकल स्टैंडर्ड आर प्रोवाइडेड एंड एवरी इंडिविजुअल प्रोफेशनल इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड। जितने भी इंडिविजुअल उसमें काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हैं, वो हम मतलब उससे ये एक्सपेक्टेशन होगा कि आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करो। However, there is an absence of universally accepted formal ethical standard for management. उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कहता रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। ऐसा नहीं कि कोई आ जा सकता है, जब चाहो मुँह लेके चले आओ, फिर जब चाहो निकल लो, ऐसा नहीं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। आपको वहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले पढ़ाई करना पड़ेगा, एग्जाम पास करने पड़ेंगे। आप मेडिकल का लाइन कहीं चले जाओ, कितने एग्जाम पास करने होते हैं। CA लाइन चले जाओ, CS लाइन चले जाओ, जो भी प्रोफेशनल है सारे में सारे क्या करना, IIM चले जाओ, सारे में क्या करना पड़ेगा, एक जो भी उसका सिस्टम है, जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो उस एग्जाम को जब तक आप पूरा नहीं करोगे तब तक क्या होगा, आप वहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक था। क्या नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस और मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, ये 3 टॉपिक आज ये क्लियर हुआ। तो कहते हैं कि अब इसको आप पढ़ोगे कैसे, इसको आप पढ़ोगे कैसे। ठीक है, 2 मिनट देना बस, मैं आऊँ।
तो मैं एक बार क्लियरली बता दूं आपको कि जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे इसको डेली आधा घंटा टाइम देना। जो भी मैं करवा रहा हूँ आधा घंटा टाइम देना। और ये वीडियो अभी छोटा छोटा चल रहा है 30-35 मिनट का, बट ये घंटे 50 से 60 मिनट का ये वीडियो जाएगा। 50-60 मिनट को 1 घंटे ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, आप 1 घंटे मान कर चलिए। बट आप ये करोगे क्योंकि यहाँ पे एक शेर याद आती है कि नज़रों से ना हो दूर दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। इसीलिए इसको अपने दिल के पास रखो और हर दिन एक घंटे नहीं आधा घंटा, बस आधा घंटा डेली दो, कंटिन्यू दो इसको। नहीं तो फिर वही बात होगी, नज़रों से ना हो दूर दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या है, एग्ज़ाम तो आ ही जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। एग्ज़ाम तो आना ही है 6 महीने के बाद, जो भी टाइम है अपना उस टाइम पर। बट अगर आपने इसको नज़र से दूर किया तो फिर कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे और फिर आपका एग्ज़ाम के टाइम में कभी होगा नहीं। तो आज मैं बस इतना ही रखूँगा। धीरे धीरे क्लास 1 घंटे पर जाएंगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।